बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया पर तलवारों का कानून चलता था और बादशाहों की कुदरत उनके लश्करों से पहचानी जाती थी। उन दिनों ज़मीन के एक वसी हिस्से पर एक अजीम सल्तनत कायम थी, जिसका नाम दारुल अमान था। ये सल्तनत अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, गहरी नीली दरियाओं और बुलंद पहाड़ों की वजह से मशहूर थी। इस मुल्क के लोग अमन से रहते, तिजारत फूलती फलती और दूर दूर के काफ़िले इस मुल्क का रुख करते। इस सल्तनत का हुक्मरान बादशाह नूरुद्दीन था, जो अपनी दानिश, सब्र और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसका कहा हुआ कानून समझा जाता और उसका फैसला पत्थर पर लकीर होता। बादशाह नूरुद्दीन के दो बेटे थे। दोनों शहजादे एक ही खून से पैदा हुए, एक ही छत के नीचे पले बढ़े, मगर वक्त के साथ उनकी सोच और फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ होती चली गई। बड़ा शहजादा शहजादा कामरान था, जबकि छोटा शहजादा शहरियार के नाम से जाना जाता था। शहजादा कामरान बचपन से ही खामोश तबीयत का मालिक था। उसे महफिलों से ज्यादा तन्हाई पसंद थी। जब दूसरे बच्चे महल के सहन में खेलते, कामरान अक्सर किताबों के साथ किसी कोने में बैठा होता। उसे तारीख, कानून और लोगों के रवायात को समझने का शौक था। वो अक्सर बुजुर्ग वजीरों के पास बैठकर उनकी बातें सुनता और सवाल करता। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच की झलक होती, जैसे वो हर चीज के पीछे छुपा मतलब ढूंढना चाहता हो। इसके बरक्स शहजादा शहरियार बिल्कुल आग की तरह था। उसके कदम कभी एक जगह नहीं टिकते थे। तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी उसके लिए सिर्फ मशगले नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा थे। उसका दिल जंग और मुकाबला से धड़कता था। वो जब भी किसी सिपाही को मश्क करता देखता तो फौरन तलवार उठा लेता और खुद को उससे बेहतर साबित करने की कोशिश करता। सिपाही भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि शहरियार उनके साथ हंस बोल लेता और उनकी मुश्किलात को समझता। उन दोनों की माँ मलिका ज़रीन बानो एक निहायत ही समझदार और सब्र वाली औरत थी। वो दोनों बेटों को बराबर प्यार करती और हमेशा कोशिश करती कि उनके दरमियान कोई दूरी ना आए। वो जानती थी कि एक दिन इन दोनों को सिर्फ भाई नहीं बल्कि हुक्मरान भी बनना है, और अगर दिलों में फूट पड़ गई तो पूरी सल्तनत उसकी कीमत अदा करेगी। वक्त गुजरता गया और दोनों शहजादे जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगे। बादशाह नूरुद्दीन ने फैसला किया कि दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएं, ताकि उनकी सलाहियत और भी निखर कर सामने आए। शहजादा कामरान को दरबार के उमूर और कानूनी मामलात की जिम्मेदारी दी गई। वो रोज़ाना वजीरों के साथ बैठता, अर्जियां सुनता, फैसले लिखता और बादशाह के साथ मशवरा करता। धीरे धीरे दरबार के लोग उसकी अक्ल और इंसाफ पर भरोसा करने लगे। शहजादा शहरियार को लश्कर के साथ भेज दिया गया। उसे सरहदी इलाकों का निगरान मुकर्रर किया गया, जहां अक्सर बागी कबीले सर उठाते रहते थे। शहरियार ने वहां जाकर अपनी बहादुरी और क़ियादत का लोहा मनवाया। उसने सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अपनी रवादारी और फैसलाकुन सोच से भी दुश्मनों को काबू किया। सिपाही उसके लिए जान देने को तैयार रहते। मगर जहां शहरियार की शोहरत बढ़ती गई, वहां उसके दिल में एक छुपी हुई आग भी भरती चली गई। उसे महसूस होता कि असल कुदरत उसके पास है, क्योंकि फौज उसके साथ है। कभी कभी वो सोचता कि महल में बैठकर कानून लिखना आसान है, मगर सरहद पर खून बहाकर मुल्क बचाना असल बादशाहत है। इधर शहजादा कामरान के दिल में भी एक बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे इल्म था कि बाप के बाद ताज उसके सिर पर आएगा, मगर वो ये भी जानता था कि शहरियार इस बात को आसानी से कबूल नहीं करेगा। कामरान अक्सर रातों को जागकर सोचता कि कैसे दोनों भाई मिलकर सल्तनत को संभाल सकते हैं, बिना किसी खून खराबी के। फिर वो दिन आया जब बादशाह नूरुद्दीन सख्त बीमार पड़ गया। महल में अफरा तफरी मच गई। हकीम बुलाए गए, दवाएं दी गईं, दुआएं की गईं, मगर बादशाह की सेहत बेहतर ना हुई। उसकी सांस धीमी होती चली गई और चेहरा जर्द पड़ गया। एक रात उसने मलिका ज़रीन बानो और शहजादा कामरान को अपने पास बुलाया। बादशाह ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि उसका वक्त करीब है। उसने कामरान का हाथ पकड़कर कहा कि हुक्मरानी सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने का हुनर है। उसने हिदायत दी कि शहरियार को कभी अपना दुश्मन ना बनाना, चाहे हालात कुछ भी हों। खून का रिश्ता अगर टूट गया तो सल्तनत भी बिखर जाएगी। शहजादा कामरान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाप के हाथ को चूमकर वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगा कि भाई को साथ लेकर चले। उस रात शहजादा शहरियार महल में मौजूद नहीं था। वो सरहद पर बागियों के खिलाफ एक मुहिम पर गया हुआ था। कुछ ही दिन बाद बादशाह नूरुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरी सल्तनत पर सोग छा गया। लोगों ने सियाह कपड़े पहन लिए, बाजार बंद हो गए और मस्जिदों में दिन रात दुआएं होती रहीं। मगर इस सोग के साथ साथ एक और चीज़ भी जन्म ले रही थी, जो धीरे धीरे जहर बनकर फैलने लगी। दरबार के बुजुर्गों और वजीरों ने रिवायत के मुताबिक शहजादा कामरान को बादशाह बनाने का फैसला किया। ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो गईं। जब ये खबर शहजादा शहरियार तक पहुंची तो उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। उसने सोचा कि जिसने जंगों में जान डाली, जिसके साथ फौज खड़ी है, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। शहरियार ने अपने करीबी सिपाह सलारों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने उसके गुस्से को और भड़का दिया। कोई कहता कि ताज तलवार से हासिल होता है, कोई कहता कि अगर वो खामोश रहा तो जिंदगी भर दूसरे के साए में रहेगा।
धीरे धीरे शहरियार के दिल में बगावत ने जड़ पकड़ ली। जब वो महल वापस आया तो दोनों भाई बाग में आमने सामने आए, वही बाग जहां कभी दोनों बचपन में एक दूसरे के पीछे भागा करते थे। कामरान ने आगे बढ़कर भाई को गले लगाना चाहा, मगर शहरियार रुक गया। उसकी आंखों में मोहब्बत से ज्यादा शिकायत और गुस्सा था। उसने कहा कि ये ताज सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी हक है। मैंने इस मुल्क के लिए तलवार उठाई है, अपना खून बहाया है, और तू सिर्फ बाप के नाम पर बादशाह बन रहा है। कामरान ने नरमी से जवाब दिया कि बादशाहत इनाम नहीं, जिम्मेदारी होती है, और वो चाहता है कि शहरियार उसके साथ मिलकर मुल्क को संभाले। मगर शहरियार के दिल पर अंधेरा छा चुका था। उसने उसी रात महल छोड़ दिया। उसके कदम बगावत की राह पर उठ चुके थे और दारुल अमान की जमीन पर भाइयों के दरमियान जंग के बीच बोए जा चुके थे। शहरियार ने महल से निकलकर सीधा अपना लश्करी मरकज का रुख किया। रात गहरी होती जा रही थी और आसमान पर बादल छा चुके थे। हवा में एक अजनबी सी भारीपन थी, जैसे कुदरत खुद आने वाले वाक़यात का अंदेशा दे रही हो। लश्कर के खैमों में मशालें जल रही थीं। शहरियार ने अपने करीबी सिपाह सलार सरदार कुतुबुद्दीन को बुलाया, जो बचपन से उसके साथ रहा था और जंग के हर मैदान में उसका साथी था। शहरियार ने गुस्से और जज्बात से भरी आवाज़ में कहा कि अब फैसला हो चुका है, या तो वो अपना हक हासिल करेगा या फिर इस राह पर जान दे देगा। कुतुबुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा कि फ़ौज उसके साथ है, मगर भाई के खिलाफ तलवार उठाना आसान फैसला नहीं। शहरियार ने तलवार की मुट्ठी को जोर से पकड़ते हुए कहा कि जब हक छीन लिया जाए तो खून के रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। इधर महल में शहजादा कामरान को शहरियार के रवैये ने गहरा जख्म दिया। वो उसी बाग में देर तक खड़ा रहा जहां भाई से बात हुई थी। रात की खामोशी में सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कामरान के दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था कि काश वो कुछ और कह पाता, कुछ और कर पाता। उसने अपनी माँ मलिका ज़रीन बानो के पास जाकर सब कुछ बता दिया। मलिका ने गहरी सांस लेकर कहा कि जब ताकत और गमन दिल पर कब्जा कर लें तो लफ्ज़ों का असर कम हो जाता है। अगली सुबह ताजपूशी की रस्म अदा हुई। दरबार सजाया गया। वज़ीर, काजी और उमरा सब जमा हुए। शहजादा कामरान ने जब ताज पहना तो उसके चेहरे पर फ़ख्र से ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ नज़र आ रहा था। लोगों ने नारा लगाया, मगर उसके दिल में एक खलिश रह गई। उसे पता था कि सल्तनत अब सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी खतरे में है। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई कि शहरियार ने अपना अलग लश्कर जमा कर लिया है और सल्तनत के मशरक़ी इलाके में अपना मरकज़ कायम कर लिया है। वहाँ के कबीले और कुछ लालची सरदार उसके साथ मिल गए। शहरियार ने खुद को हकीकी बादशाह करार दिया और ऐलान किया कि कामरान ने दरबार की साजिशों के ज़रिए ताज हासिल किया है। ये सुनकर कामरान ने पहला फ़ैसला ये किया कि जंग से पहले बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। उसने एक बुज़ुर्ग और मोहतरम कासिद मौलाना करीम को शहरियार के पास भेजा। मौलाना करीम ने शहरियार के खैमे में जाकर उसे बाप की वसीयत और माँ के आंसुओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाई भाई का खून बहाएगा तो तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। शहरियार ने खामोशी से बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर सख्ती बरकरार रही। उसने जवाब दिया कि जब इंसाफ कानून के नाम पर कत्ल हो जाए तो बगावत फ़र्ज़ बन जाती है। उसने मौलाना करीम को इज्जत के साथ वापस भेज दिया, मगर अपना फ़ैसला बदलने से इनकार कर दिया। इधर दरबार में जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कामरान ने सिपाह सलार बदरुल हक को लश्कर की क़ियादत सौंपी। बदरुल हक एक तजुर्बाकार और समझदार सिपाह सलार था, जो जंग के साथ साथ अमन की कीमत भी जानता था। उसने कामरान को मशवरा दिया कि जंग से बचने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, क्योंकि ये जंग सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि दिलों के लिए भी होगी। मगर हालात अब इस कदर बिगड़ चुके थे कि जंग से बचना मुश्किल होता जा रहा था। शहरियार के लश्कर ने पहला हमला एक छोटे शहर पर किया जो कामरान के वफादार था। शहर जल गया, लोग कत्ल हुए और खौफ फैल गया। ये खबर जब कामरान तक पहुंची तो उसके हाथ कांप गए। उसने फौरन लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया। दोनों फौजें एक वसी मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुईं। मैदान के एक तरफ कामरान का लश्कर था, जहां कानून और बादशाही परचम लहराता था, और दूसरी तरफ शहरियार का लश्कर था, जहां तलवार और बगावत का निशान बुलंद था। सुबह का सूरज लाल रंग लिए उतरा, जैसे खून की गवाही देने आया हो। जंग शुरू हुई तो जमीन कांप उठी। तीर बरसे, तलवारें टकराईं और घोड़ों की हिनहिनाहट से हवा भर गई। कामरान मैदान के बीच में खड़ा था, मगर उसके दिल में जंग से ज्यादा दुख था। शहरियार आगे बढ़कर लड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। सिपाही उसके पीछे नारा लगाते और जान की बाजी लगाते। दोनों भाई आखिरकार एक दूसरे के सामने आ गए। मैदान के बीच एक लम्हा ऐसा आया जब जंग जैसे रुक सी गई। दोनों ने तलवारें उठाई हुई थी और उनकी आंखों में बचपन की यादें और आज की दुश्मनी एक साथ झलक रही थी। कामरान ने पहले वार से खुद को रोका और कहा कि अब भी वक्त है, तलवार फेंक दे। शहरियार ने हंसकर जवाब दिया कि वक्त कब का गुजर चुका है। तलवारें टकराईं और दोनों ने पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमले किए। घाव लगे, खून बहा, मगर कोई पीछे हटने को तैयार न था। अचानक एक तीर आया जो शहरियार के कंधे में लगा। शहरियार लड़खड़ा गया। कामरान ने मौका पाकर तलवार नीचे कर दी और आगे बढ़कर भाई को संभाल लिया। इसी लम्हे शहरियार के लश्कर के कुछ सिपाहियों ने यह समझा कि उनका शहजादा धोखा खा गया है। उन्होंने कामरान पर हमला कर दिया। बदरुल हक और उसके सिपाही बीच में आ गए। इस अफरा तफरी में शहरियार जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जंग रुक गई।
शहरयार को कैद कर लिया गया और कामरान ने ऐलान किया कि अब खून खराबी बस, लश्करों को पीछे हटा दिया गया। मैदान लाशों और जख्मियों से भरा हुआ था। कामरान ने उस रात अपने खैमे में बैठकर बहुत रोया। उसने सोचा कि जीत कर भी वो हार गया है। शहरयार को जिंदान में नहीं बल्कि एक महफूज कमरे में रखा गया। कामरान रोज उससे मिलने जाता, उसके जख्मों का हाल पूछता और कोशिश करता कि उसके दिल का बोझ हल्का हो। शहरयार धीरे धीरे होश में आया, मगर उसकी आंखों में पहले वाली आग बुझी बुझी सी थी। उसने पूछा कि लश्कर का क्या बना। कामरान ने जवाब दिया कि सब घर भेज दिए गए हैं। कई दिनों तक दोनों भाई खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक रात शहरयार ने धीमी आवाज में कहा कि उसने अपनी जिद में बहुत कुछ खो दिया। उसे महसूस हुआ कि ताकत का नशा उसे अंधा कर चुका था। कामरान ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर वो साथ चलने का फैसला करे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहरयार के पुराने साथी जो जंग से भाग निकले थे, नशहर में फिर से फितना फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाह फैला दी कि कामरान ने शहरयार को कैद करके मार देना है। इस अफवाह ने फिर से आग भड़का दी। शहरयार को जब ये खबर मिली तो उसके दिल में फिर से शुबा पैदा हो गया। उसने समझा कि शायद कामरान की नरमी सिर्फ एक चाल है। उस रात उसने कमरे के पहरेदार को धोखा देकर भागने की कोशिश की। महल के अंधेरों में भागते हुए उसका पुराना जख्म फिर से खुल गया। कामरान को जब ये पता चला तो वो खुद भाई को ढूंढने निकला। महल के पिछले हिस्से में दोनों का आमना सामना हुआ। शहरयार जख्मी था, कमजोर भी, मगर उसकी आंखों में फिर भी जिद थी। कामरान ने कहा कि भागकर तुम सिर्फ अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हो। इसी बहस के दरमियान एक तीर अंधेरे से आया और शहरयार के सीने में लग गया। शहरयार गिर पड़ा। कामरान चीख उठा। तीर किसने चलाया ये कभी पता न चल सका। शहरयार ने कामरान का हाथ पकड़कर कहा कि शायद यही अंजाम लिखा था। उसने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा कि काश उसने पहले समझ लिया होता कि ताज से ज्यादा भाई कीमती होता है। उसकी आंखें बंद हो गईं। कामरान जमीन पर बैठकर उसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। सुबह जब शहर जागा तो खबर फैल चुकी थी कि बागी शहजादा मर चुका है। लोगों ने सुकून का सांस लिया, मगर कामरान के दिल में कभी सुकून न आया। शहरयार को इज्जत के साथ दफन किया गया। कामरान ने ऐलान किया कि उसके भाई के नाम पर एक मदरसा और एक मुसाफिर खाना बनाया जाएगा, ताकि लोग उसे सिर्फ बागी नहीं बल्कि एक भटके हुए शहजादे के तौर पर याद रखें। वक्त गुजरता गया, सल्तनत में अमन लौट आया, मगर कामरान अक्सर रातों को बाग में तन्हा बैठकर उस जगह को देखता जहां कभी दोनों भाई खेला करते थे। उसने सीख लिया था कि बादशाहत तलवार से नहीं बल्कि कुर्बानी से जिंदा रहती है। और दारुल अमान के लोगों ने यह कहानी नस्लों तक सुनाई कि दो शहजादे थे जो एक ही खून से थे, मगर जिनकी राहें मुख्तलिफ हो गईं और जिनकी दास्तान ने यह सबक छोड़ा कि अगर वक्त पर दिल जीत लिया जाए तो तलवार उठाने की नौबत नहीं आती।